हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मयूरेश सिंह। फ्रेंड्स, आज से हम लोग यूपी एलटी ग्रेड के लिए मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, यूपी एलटी के लिए हम लोग मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत छोटा सिलेबस है। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि एलटी का जो पेपर आता है वो थोड़ा आसान नहीं आता, थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है। ठीक है, हमें मेहनत करनी कॉन्सेप्ट के ऊपर। ध्यान रखिए, ट्रिक्स आपके कभी भी एग्जाम में काम नहीं आने वाली। ट्रिक्स कॉन्सेप्ट से ही बिल्ड होती है, न थ्योरम से ही बिल्ड होती है। अगर आपको थ्योरम्स आती हैं, आपने थ्योरम्स पढ़ रखी हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट ट्रिक डेवलप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट ही बताने वाला हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी ट्रिक के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा। और मैं उन्हीं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को बहुत आसान बना दूंगा, बहुत जल्दी जल्दी करा दूंगा क्वेश्चंस को। ठीक है, बहुत छोटी तरीके से, मतलब आप कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रिक से आप सिर्फ एक क्वेश्चन सीख सकते हैं, 2 क्वेश्चन सीख सकते हैं, 3 क्वेश्चन सीख सकते हैं, लेकिन 5वां क्वेश्चन फिर एक ऐसा आ जाएगा जिसपे ट्रिक नहीं लगेगी, कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक, तो हमें कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रैक्टिस करते रहना लगातार लगातार। मैं यहाँ पे आपको हर चैप्टर में, हर टॉपिक में कम से कम जितने ज्यादा हो सकेंगे अपने पास से मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। जितने ज्यादा अपने थ्रू बना सकता था मैं बना के आपको प्रैक्टिस कराऊंगा सारी बातें। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेबस को जरा समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक मैंने वेक्टर एनालिसिस उठाया है। ठीक, वेक्टर एनालिसिस में क्या है आपका, ऑपरेशन विद वेक्टर्स। सबसे पहली बात, ऑपरेशंस विद वेक्टर में क्या आ जाएगा आपका, वही एडिशन सब्सट्रैक्शन की बात करनी है, इन्हें आकर के पोजीशन वेक्टर की बात करनी है, टाइप्स ऑफ वेक्टर देख लेने, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं हमारे। ठीक है, कोलिनियर क्या होता है अपना, ठीक, लीनियर डिपेंडेंसी क्या होती है, इंडिपेंडेंसी क्या होती है। ठीक, फिर स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। किसके लिए, 2 वेक्टर के लिए और 3 वेक्टर के लिए। इसने यहाँ पे कोप्लेनरिटी की बात ऐसे कर ली। फिर उनका एप्लीकेशन चाहिए, यानी कि आपसे कह रहा है कि आप वर्क डन की बात करिए, टॉर्क की बात करिए, मोमेंटम की बात करिए, इन सब की बात कर डालिए, वो भी आपसे कह रहा है। फिर उसके बाद वेक्टर डिफरेंशिएशन में हमें करना है, वेक्टर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसके बारे में बात करना, ग्रेडियंट की बात करनी है, डाइवर्जेंट की बात करनी है, कर्ल की बात करनी है, इनके ऊपर जो बेस प्रॉपर्टीज है उनके ऊपर सारी बात करनी है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेक्टर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है पोजीशन ऑफ वेक्टर। ठीक, पोजीशन ऑफ वेक्टर। देखिए फ्रेंड्स, हिंदी में पढ़ने से ज़्यादा कोई प्रॉफिट नहीं मिलता हम लोगों को। जो चीज़ें जैसे कैलकुलस है, ये सब चीज़ें आप हिंदी में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको क्लियर नहीं होगा। मैं सच बताऊं, अच्छी बुक्स में जो भी चीज़ लिखी हुई है वो इंग्लिश में भी लिखी हुई है, तो थोड़ा बहुत तो आपको इंग्लिश के ऊपर कमांड करना पड़ेगा, इंग्लिश देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो पोजिशन ऑफ वेक्टर क्या कहता है कि अगर आपको कोई 3 डायमेंशन है, ठीक, ऐसे रहा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये आपका कोई पॉइंट पी है, इसमें ए एक्स, ए वाई, ए जेड, ये कोई पोजीशन है। ठीक है, आप इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए, आप इस पोजीशन में ओरिजिन से पहुंचने के लिए क्या कर सकते हैं, इस पोजीशन को का रास्ता अगर आपको डिफाइन करना हो, किसी को बताना हो कि इस पोजीशन में कैसे जाओगे, तो आप उसको इस तरह से डिफाइन करोगे। ओपी वेक्टर बता दोगे उसको, क्या बताओगे, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ऐसे बताओगे। ठीक, फिर हमारे पास ये तो पोजीशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। अगर जैसे मैं यहाँ पे इसी तरह से क्यू की पोजीशन बता दूं, क्यू की पोजीशन अगर मैंने लिख दी बी एक्स, बी वाई, बी जेड, तो आप ओ क्यू क्या लिख दोगे, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ये पोजीशन बताने का तरीका हो गया। ठीक, इससे अभी आई कैप जे कैप क्या है सब बताऊंगा मैं। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ पोजीशन बताने का तरीका सीख लेते हैं। फिर उसके बाद आता है बेटा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। मतलब आप यहां से ए से बी पे पहुंचे, ठीक, बी से आप कहाँ चले जाओ, सी पे चले जाओ, तो आपने इसके लिए ए वेक्टर फॉलो किया, इसके लिए बी वेक्टर फॉलो किया, तो कहते हैं आप ए से सी पे डायरेक्ट जा सकते थे, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप ए प्लस बी वैक्टर कहिए, क्या क्या कहिए, ए प्लस बी वैक्टर कह दीजिए। ठीक, तो ये हो गया हमारा, बात क्लियर है, ओके। तो इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे, इसी तरह से अगर हम बात करें, ये अपना P है, ये अपना Q है,
तो अब अपन लोग P से Q जाएं, तो कैसे Q पे अगर फाइनली पहुंचना तो कैसे पहुंच रहे हैं, O से P पहुंचे, P से Q पहुंचे, ठीक है। तो यानी OP प्लस PQ वेक्टर इज टू क्या हो जाएगा, OQ वेक्टर हो जाएगा। तो PQ वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं अपन लोग, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, यही तो लिख सकते हैं PQ वेक्टर को, OP वेक्टर माइनस OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। मतलब कहने का ये है कि आपको दो पोजीशन पता है P और Q की, और आप PQ वेक्टर लिखना चाहते हैं तो OQ माइनस OP वेक्टर लिखिए, और आप QP वेक्टर लिखना चाहते हैं तो आपके लिखिए OP माइनस OQ लिखिए। मतलब कहने का ये है जो बाद में हो उसकी पोजीशन पहले कर दी, जो पहले हो उसकी पोजीशन बाद में कर दी। तो इस रिस्पेक्ट में आप वेक्टर लिख सकते हैं। बात क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है, बहुत आसान बात थी। तो रीजन के रिस्पेक्ट में हम लिख सकते हैं, ये PQ वेक्टर हो गया, OQ लिखना होगा तो OP माइनस OQ कर देंगे, ठीक। तो ये पोजीशन वेक्टर की बात होगी, पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में वेक्टर कैसे लिखते हैं इसकी बात होगी। अब आपको पता है क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, अगर मुझे OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो क्या लिखूंगा मैं, OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट क्या लिखूंगा, AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। ये है क्या, ये बस जीरो से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ही है मैग्नीट्यूड, 0 से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को ही हमने क्या लिख दिया है, मैग्नीट्यूड लिख दिया है, ठीक है। तो ये बात होगी पोजीशन वेक्टर की। फिर उसके बाद ये लोग कहते हैं कि एक लॉ और आता है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, कि कोई वेक्टर आपका ऐसे लिखा है A, फिर एक वेक्टर लिखा है ऐसे B, फिर उसके इधर एक पैरेलल में ऐसे वेक्टर लिखा है, ठीक, फिर ऐसे यहां पे एक वेक्टर लिखा है, ठीक है, दिस वन, ठीक, ये लिखा हुआ, और हम ऐसे जा रहे हैं, तो ये वेक्टर क्या कहलाएगा, ऑब्वियस सी बात है A प्लस बी कहलाएगा, ये वेक्टर क्या कहलाएगा, A प्लस बी। और अगर ये वेक्टर तुम्हारा B है, ठीक है, ये वेक्टर अगर तुम्हारा B है तो क्या होगा अपना, ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा अपने पास, ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, वही देखना है हमें आकर के। तो ये वाला वेक्टर A हो जाएगा, ठीक है, ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। दिस ऐसे A पहुंच रहे हैं आकर के तब भी A प्लस बी मिलेगा, इधर से पहुंचेंगे तब भी क्या मिलेगा, A प्लस बी मिलेगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या कहता है, ये सब हमें देखिए कई बार क्या होगा, ये सब बातें क्यों बताना कोई जरूरी भी नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने में आपको ऐसा घुमा देगा कि अगर डायगोनल ये है और बेस का वेक्टर दे रखा गया है और दूसरा वेक्टर पूछ लेगा आपसे, ठीक, एरिया नहीं पूछ रहा है इस बार, दूसरा वेक्टर पूछ लेगा या एरिया पूछ लेगा, ठीक, तब वहां पे घुमा देता है हम लोग को क्वेश्चन। तो इसलिए हमें समझना चाहिए, सब बातों को ध्यान रख लेते हैं। फिर आगे देखते हैं हम लोग, फिर और क्या कर सकते हैं हम लोग, हाँ, फिर बात करते हैं हम लोग को, हमने A वेक्टर ऐसे बनाया, फिर हमने B वेक्टर बनाया, ये A पोजीशन थी, ये B पोजीशन थी, ये C पोजीशन थी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी आपके आकर के, ये बन जाएगी आपकी A प्लस B पोजीशन, ठीक। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे D बना दिया, तो इसको लिख दिया हमने आकर के C वेक्टर, तो C वेक्टर ऐसे लिखा है आकर के। तो यहां से अगर हम बात करें तो इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते थे ना, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा आपका आकर के, दैट विल बी A प्लस B प्लस C वेक्टर। फिर अगर हम कह दें कि ऐसे एक और ड्रॉ कर दो D वेक्टर, तो ये इस पोजीशन को E बोल दे, तो ये पोजीशन क्या कहलाएगी, ये वाली, दिस अगर ये E वेक्टर है तो E वेक्टर किसका इक्विवेलेंट हो जाएगा, E वेक्टर अपना इक्विवेलेंट हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D वेक्टर। अब ये A वेक्टर क्या है, A वेक्टर है, ये मान लीजिए ओरिजिन था, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में B की पोजीशन, लेकिन ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला BC वेक्टर, BC वेक्टर अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, OC माइनस OB लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, OC माइनस OB लिखेंगे, उससे B डेवलप हुआ होगा, ठीक है, उससे B। और OC वेक्टर कौन सा है, A प्लस B वेक्टर, ठीक। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कह रहा है, पोजीशन ऑफ क्या कह रहा है, वेक्टर A इज 3, 4, 5 एंड पोजीशन ऑफ वेक्टर B इज 2, -3,
4 ये दे रखा गया। अब अपने को क्या चाहिए, फाइंड ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर चाहिए, फिर क्या चाहिए अपने को, बी ए वेक्टर चाहिए। तो अगर हम ए बी वेक्टर निकालने जाए तो क्या लिखेंगे, ओ बी माइनस ओ ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ओ बी माइनस ओ ए। ये पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में लिखी है, जब तक आपको रिस्पेक्ट नहीं बताया जाएगा तब तक वो पोजीशन लिखी है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तब तक वो पोजीशन कहां लिखी है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखी है। तो आपको क्या बोलना है कि भैया ये ए बी हो गया, ये क्या हो गया, ये ए बी वेक्टर निकालना तो ओ बी माइनस ओ ए। अब ओ बी वेक्टर अगर अपन लोग लिखे तो ओ बी क्या हो जाएगा, 2i माइनस 3j प्लस 4k, माइनस ये कितना हो जाएगा, 3i प्लस 4j प्लस 5k, ये हो जाएगा। तो ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा आपके पास आकर के, दैट विल बी माइनस का i माइनस का 7j माइनस का k, ये हो जाएगा। ठीक है, दैट विल बी ए बी वेक्टर हो गया। अगर मैं इसी तरह से बी ए वेक्टर लिखूं तो बी ए वेक्टर कुछ नहीं होगा, माइनस का ए बी वेक्टर होगा। क्या होगा, बी ए वेक्टर कुछ नहीं होगा, माइनस का ए बी वेक्टर होगा। ठीक है, तो ये कैसे, ये अगर मैं यहाँ पे बात करूं, माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दूं, आई प्लस 7j प्लस के, ठीक, और ए बी प्लस बी ए को आपस में ऐड करूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ए बी प्लस बी ए को आपस में ऐड करूंगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक, तो ये किसके रिस्पेक्ट में लिखा है हमारा, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लिखा हुआ। अगर मैं यहां पे बोल दूं पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, ऐसे मैं बोल दूं यहां पे सी, और पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी बोल देता हूं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सी बोल देता हूं। तो हमें क्या बोल रहा है कि हमें चाहिए बी ए वेक्टर चाहिए। तो यानी ये समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा है, उसने बोला एक पॉइंट है सी दिस, और ये पॉइंट है ए। सी से ए जाने पे ए वेक्टर जनरेट होता है, फिर सी से बी जाने पे एक वेक्टर जनरेट होता है। तो हमें ए बी वेक्टर ऐसे मिलेगा, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए। ठीक है, तो ये मिलेगा आपको ए बी वेक्टर। ठीक, अगर चलने का तरीका हमारा ये था तो ए बी वेक्टर हमें यही तो मिलेगा। तो कुछ नहीं, सी के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन दे रखी गई है तो सी के रिस्पेक्ट में दे रखी है, तब भी वही रहेगा, वेक्टर नहीं बदलने वाला। तो इस बार लिख देंगे हम लोग क्या, सी बी वेक्टर। क्या हो जाएगा, सी बी वेक्टर कितना हो जाएगा आपका, 2i माइनस 3j प्लस 4k। फिर क्या लिख देंगे, सी ए वेक्टर 3i प्लस 4j प्लस 5k। तो अब ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर हो जाएगा सी बी माइनस का सी ए हो जाएगा, सी बी माइनस का क्या हो जाएगा, सी ए हो जाएगा। तो सी बी माइनस सी ए कितना हो जाएगा, 2i माइनस 3j प्लस 4k माइनस 3i प्लस 4j प्लस 5k। ठीक, तो ये कितना बन जाएगा आपका आकर के, दैट विल बी माइनस आई फिर माइनस 7j माइनस के, दैट इज द सोल्यूशन। ठीक है, दैट इज द सोल्यूशन हो गया। ठीक, बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, यूनिट वेक्टर। इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर कौन सा है, यूनिट वेक्टर। वेक्टर पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर कौन सा है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर नहीं होता तो वेक्टर ही नहीं होता। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है यूनिट वेक्टर। ठीक, तो जैसे कि अगर आपके पास कोई वेक्टर दे रखा गया, इस तरफ जा रहा है, ठीक है, और इस तरफ एक वेक्टर जा रहा है बी, और इस तरफ वेक्टर जा रहा है सी। इन सबको डायरेक्शन इस तरफ की किसने बताई है कि तुम इस तरफ चलो, इन सबको डायरेक्शन बताई है एक यूनिट वेक्टर ने। एक यूनिट वेक्टर ने इन सबको डायरेक्शन बताई कि तुम इस तरफ चलो, तुम इस तरफ चलो, तुम इस तरफ चलो। यानी सबको डायरेक्शन देने वाला, तीनों वेक्टर को डायरेक्शन देने वाला वेक्टर कौन सा होता है, यूनिट वेक्टर। कौन है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम क्या है, यूनिट वेक्टर प्रोवाइड द डायरेक्शन टू द वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या करता है, किसी वेक्टर को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक, बात समझ रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, दिस वेक्टर अपॉन दिस। और हम लोग जानते हैं पहली बात, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर कितना होता है, 1 होता है। किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। अब बात समझिएगा, अगर सी ए बी आर इन सेम डायरेक्शन, क्या बोलेंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर इन सेम direction, then they have
सेम यूनिट वेक्टर। क्या हो जाएंगे? दे हैव सेम यूनिट वेक्टर हो जाएंगे, उनके पास वेक्टर क्या होंगे? यूनिट वेक्टर सेम होंगे। तो इस यूनिट वेक्टर सेम है तो मैंने मान लिया इज ए कैप। तो अगर ए और बी और सी का यूनिट वेक्टर सेम है तो वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी और वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ये तीनों किसके बराबर होंगे? ए कैप के बराबर होंगे। अब अगर इसको आप इसके बराबर रखते हैं तो वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू बी कैप, वेक्टर सी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू सी कैप। ठीक है, ये आपस में क्या हो जाएंगे? ये ऐसे हो जाएंगे। तो सॉरी, सी कैप बोल रहा हूं, यहाँ पे ए कैप आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा? ए कैप आएगा। मतलब कहने का ये है कि एक यूनिट वेक्टर ए कैप था, उसमें आपने मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई किया, यानी एक नंबर मल्टीप्लाई किया। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? एक नंबर ही तो होता है। आपने एक नंबर मल्टीप्लाई किया तो नया वेक्टर ए वेक्टर जनरेट हो गया। फिर उस ए कैप में आपने नया वेक्टर बी ये नंबर मल्टीप्लाई किया तो आपको बी वेक्टर मिल गया। आपने इसमें ये सी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई किया तो आपको सी वेक्टर मिल गया। तो यानी अगर कोई यूनिट वेक्टर है इस तरफ जा रहा है, उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट नंबर मल्टीप्लाई करते जाइए, आपको नए नए वेक्टर्स मिलते चले जाएंगे, नए नए वेक्टर्स मिलते चले जाएंगे। तो ध्यान दीजिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर कितना होता है? 1 होता है। यूनिट वेक्टर ही क्या करता है? डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। किसी वेक्टर को डायरेक्शन प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसकी है? यूनिट वेक्टर की है। ठीक है, ओके। अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। एक वेक्टर है ए, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, फाइंड यूनिट वेक्टर। आपको क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर चाहिए, कोई बात नहीं। तो हमने वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लिखना है। तो वेक्टर कितना है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, अंडर रूट कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स अपॉन अंडर रूट कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप। ठीक, फिर वाई अपॉन कितना बचेगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे कैप, प्लस जेड अपॉन अंडर रूट कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के कैप, ये बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया यूनिट वेक्टर, ये तो यूनिट वेक्टर हो गया। लेकिन ये जो चीज बन के आ रही ना, ये है क्या? ये जो बन के आ रही है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं था, मैंने तो सीधे आपको बहुत अच्छी चीज बता दी। अभी देखिए सब कुछ हो जाएगा। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा भाई? एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का। ऐसे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अंडर रूट करते थे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, फिर इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट अपना हट जाएगा, फिर इसका भी स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट अपना हट जाएगा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये सब मिलाकर के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये 1/1 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। अब बात समझिए, ये क्या लिखे हुए हैं? ये ठीक, अगर मैं अपना वेक्टर ए बात करूं तो ए की पोजीशन मैं देख लेता हूं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ए की पोजीशन मैं ले लेता हूं, ये रही, ये एक्स वाई जेड। तो इसने एक्स एक्सिस साथ बनाया एंगल अल्फा, इसने एक्स एक्सिस साथ बनाया एंगल अल्फा। ठीक है, और ये इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा? x, 0, 0 होगा। ठीक है, तो यानी ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस क्या हो कहलाएगी? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये जो बना है ना, ये कॉस अल्फा बन गया। क्या बन गया? कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये बना। ठीक है, फिर सिमिलरली अगर मैं इस तरफ देखूं, यहां पे इस जगह कोऑर्डिनेट की बात करूं तो 0, y, 0। ठीक है, ये एंगल कितना हो गया? बीटा होंगे। तो कॉस बीटा इज इक्वल टू कितना बचेगा? y अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं z एक्सिस में देखूंगा
तो अभी तो यहाँ पे हमको ये हवा में उसी प्लेन में दिखाई पड़ रहा है, तो लेकिन ये ऐसे कुछ हवा में रहा होगा, ऐसे यहाँ पे हवा में रहा होगा। तो z का कंपोनेंट लिखूंगा तो उसको लिख दूंगा मैं cos गामा, दैट विल बी z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इनको क्या बोलते हैं, ये बोले जाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोले जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। तो इसको लिखा जाता है एल से डिनोट किया जाता है, इसको एम से डिनोट किया जाता है, इसको एन से डिनोट किया जाता है। तो यानी कि अगर मैं बोलूं कि कोई वेक्टर ए है, उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के होता है, ये यूनिट वेक्टर होता है। एल आई प्लस एम जे प्लस एन के क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। और यहीं से बात आती है क्या कि भैया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अंडर रूट ये वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो दिस, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर होगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 हो जाता है। यहां से ये बात निकल के आती है क्या कि भैया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 होता है। इसी में अगर मैं इन सारे कॉस को साइन में बदल दूं, इन सारे कॉसेस को अगर मैं साइन में बदल दूं, ठीक है, इन सारे कॉसेस को साइन में बदल दूं, तो 1 माइनस ये लिखा है साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस ये क्या लिखा है साइन स्क्वायर बीटा, और ये 1 माइनस क्या लिखा है साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। अगर मैं सबको इस तरफ उठा लूं, ये 1 2 ये 3 हो गया, ये 1 इधर माइनस कर लेंगे, 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ये कितना बचेगा साइन स्क्वायर बीटा बचेगा, और ये साइन स्क्वायर गामा बचेगा। ठीक, तो दैट विल बी 2 हो गया। बात समझ में आई, कोई दिक्कत वाली बात? तो अब देखो ये हम लोगों ने क्या क्या सीखा यूनिट वेक्टर से। देखिए पहली बात, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जो किसी डायरेक्शन प्रोवाइड करे, ऐसा वेक्टर जो क्या करे, किसी वेक्टर को डायरेक्शन प्रोवाइड करे, ये यूनिट वेक्टर कहलाता है। क्या, किस तरफ डायरेक्शन प्रोवाइड करे, जिस तरफ यूनिट वेक्टर है उसी तरफ वो सबको डायरेक्शन प्रोवाइड करे। जैसे आई कैप में आप कुछ मल्टीप्लाई करते हो तो एक्स एक्सिस में आपको वेक्टर्स मिलते चले जाते हैं ना, ठीक है। तो सबसे पहली बात, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इट्स प्रोवाइड द डायरेक्शन टू द वेक्टर। दूसरी बात, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तीसरी बात, यूनिट वेक्टर क्या होता है, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के होता है। एल एम एन क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है, दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस डीसीज। फिर अगली बात क्या पढ़ी हमने कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। फिर उसके बाद बात करी हम लोगों ने आकर के, क्या बात करी हमने कि भाई कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ये क्या होता है, 1 होता है। फिर अगली बात क्या बात करी, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा ये क्या होता है, 2 होता है। ठीक, और तो यानी कि बेसिक बात क्या है कि कोई भी वेक्टर, क्या हम क्या कह रहे हैं कि अगर कोई वेक्टर हमें ए वेक्टर बनाना है तो हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसमें मल्टीप्लाई कर देना, उसके यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देना, तो हमें ए वेक्टर मिल जाएगा। और किसके डायरेक्शन मिलेगा, ए के डायरेक्शन में ही मिलेगा, ठीक है, ए के डायरेक्शन में ही मिलेगा, हमें कौन मिलेगा, ए वेक्टर मिल जाएगा। ठीक, तो यानी वेक्टर को जनरेट करने के लिए इंपॉर्टेंट कौन है, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को जनरेट करने के लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार है, एल एम एन लोग जिम्मेदार हैं। एल एम एन क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। यानी सबसे बेसिक बात कौन सी है, डायरेक्शन कोसाइंस। फिर डायरेक्शन कोसाइंस से कौन आते हैं, यूनिट वेक्टर। फिर यूनिट वेक्टर से कौन आते हैं, वेक्टर्स आते हैं। बात क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? यानी किसी भी पोजीशन को अगर हम बात करेंगे तो कोई भी पोजीशन अगर हमारे पास होगी तो उससे हम लोग क्या जनरेट करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस जनरेट करेंगे। डायरेक्शन कोसाइंस अगर हमें मिल जाते तो उससे हम लोग यूनिट वेक्टर जनरेट कर लेंगे। यूनिट वेक्टर अगर हमें मिल जाता तो उसमें हम मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करके हम लोग वेक्टर जनरेट कर डालेंगे, ठीक है। तो ये अपना एक ऑर्डर है वेक्टर के लिए। तो ये हम लोगों ने वेक्टर की एक बेसिक ढांचा और एक स्ट्रक्चर पढ़ लिया, वेक्टर क्या होता है, कैसे क्या काम करता है। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या क्या होते हैं हमारे, ठीक है। अब बात करते हैं जीरो और नल वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर जो क्या हो, जीरो वेक्टर हो, क्या कहलाता है, नल मतलब जिसके एक्स वाई जेड के सारे कंपोनेंट क्या कहलाता है, जीरो कहलाए, ठीक है, जीरो वेक्टर कहलाता है। फिर आती है बात आती है कोलिनियर और क्या हो जाए, पैरेलल वेक्टर, ठीक है। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर मतलब एक ही लाइन में हो और क्या हो, समांतर हो, ठीक। तो यानी अगर एक ही लाइन में है और समांतर है
यानी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और पैरेलल हैं। उसका मतलब क्या हो सकता है, या तो एक ही लाइन में या तो पैरेलल, ऐसी बात बोल रहा है करके। उसका मतलब ये है कि भैया उन दोनों वेक्टर का यूनिट वेक्टर सेम होगा। उन दोनों वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर सेम होगा। तो यानी एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ठीक, कोलिनियर है। इसका मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ ए यूनिट वेक्टर ऑफ बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्या लिख ले, दिस, और यूनिट वेक्टर ऑफ बी क्या लिख ले, दिस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल्स टू बी वेक्टर। अब इस वैल्यू को हमने कोई एक नंबर दे दिया, क्या नंबर दे दिया, लैम्डा दे दिया। तो अगर कभी भी कह रहा है कि दो वेक्टर कोलिनियर है या फिर पैरेलल है, तो यानी उसके अंदर कोई लैम्डा नंबर जो होगा दोनों में मल्टीप्लाई होगा। जैसे मैं बोल दूं पोजीशन ऑफ ए, ऐसे लिखिए, क्या लिखिए, 2, 3, 4। तो पोजीशन ऑफ बी क्या हो जाएगी अगर कोलिनियर है, तो पोजीशन ऑफ बी क्या हो जाएगी अगर देखिए कोलिनियर है कि नहीं है। तो पोजीशन ऑफ बी 1, 3/2 एंड 2। देखिए मैंने इसमें 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया ना, बी में मैंने 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए वेक्टर में मैंने 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी वेक्टर मुझको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो यानी बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, 1/2 ए वेक्टर लिखा जा सकता है, ठीक है। 1/2 ए वेक्टर लिखा जा सकता है। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि बी वेक्टर और ए वेक्टर क्या है, आपस में कोलिनियर है या फिर समांतर है, पैरेलल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। फिर बात आती है रेसिप्रोकल ऑफ द वेक्टर। क्या बात आती है, रेसिप्रोकल ऑफ द वेक्टर। यानी किसी वेक्टर का रेसिप्रोकल क्या होता है, किसी वेक्टर का रेसिप्रोकल क्या होता है, उसको हम लोग क्या लिख देते हैं, ए इनवर्स वेक्टर। क्या लिख देते हैं, ए इनवर्स वेक्टर। तो यार ये कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, दिस। क्या बोले, ऐसे बोले, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनवर्स पता क्या हो जाएगा आपका, इज 1/this, एंड वेक्टर ए कॉमा ए इनवर्स हैव सेम डायरेक्शन। क्या कह रहा हूं मैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनवर्स कितना होता है, 1/मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ए एंड ए इनवर्स है सेम डायरेक्शन। ए और ए इनवर्स की क्या होती है, डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। कहने की बात क्या है कि बात क्लियर है। देखो कहने की बात क्या है कि ये इसको अगर मैं लिखना चाहूं, इसका यूनिट वेक्टर लिखना चाहूं, तो क्या लिखूंगा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। और अगर मैं इसमें मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखो, ठीक, तो मुझे क्या मिल जाएगा, फिर से वही ए वेक्टर मिल गया, ठीक। तो यानी क्या हो रहा है, तो सेम डायरेक्शन, देन दे हैव सेम यूनिट वेक्टर। क्या हो जाएगा, दोनों का अगर डायरेक्शन सेम होगा तो दोनों का यूनिट वेक्टर भी सेम होगा। और वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। किसी भी वेक्टर को निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वेक्टर में उसके यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें ये वेक्टर निकालना है इनवर्स, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना, 1/a, उसको किसमें मल्टीप्लाई कर दे, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो यानी ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना बचेगा, दैट विल बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक। तो ये क्या बचा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ये बचा कि नहीं बचा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर बचा, दैट इज द सॉल्यूशन। ये क्या बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया हम लोग का, ठीक है। तो ये क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। दैट इज द वेक्टर, रेसिप्रोकल ऑफ द वेक्टर। और क्या देखते हैं, और क्या चीजें हो सकती हैं वेक्टर के अंदर, वो भी समझते हैं हम लोग आकर के। अब देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन और लीनियर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है, इनको कंबाइंड करके एक नया वेक्टर जनरेट करें, इनको कंबाइंड करके नया वेक्टर जनरेट करें, तो क्या कहलाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियरली का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, ऐसा देखो, ऐसे किया मैंने आर वेक्टर, एक्स टाइम ऑफ ए वेक्टर, वाई टाइम ऑफ बी वेक्टर और जेड टाइम ऑफ सी वेक्टर, ठीक है। मैंने बिल्कुल आराम से इनको
कुछ मल्टीप्लाई किया, कोई भी नंबर 1 2 3 मल्टीप्लाई करके नया वेक्टर जनरेट कर लिया होगा, तो आर क्या कहलाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी कहलाएगा। आर क्या कहलाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, ये आर क्या कहलाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी वेक्टर। और ये कॉम्बिनेशन लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहलाएगा, ये कॉम्बिनेशन लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहलाएगा, देखो अगर एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी लिखा है और ये 0 के बराबर आ जाए, ये 0 के बराबर आ जाए, तो ये 0 के बराबर तभी आए अपनी लाइफ में, ये 0 के बराबर तभी आए इफ एक्स कॉमा वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0, तभी ये 0 के बराबर आए। अदरवाइज ये 0 के बराबर ना आए तो ऐसे वेक्टर क्या कहलाते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। ठीक है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन तो बन गया। ठीक, लेकिन ए बी सी, ठीक, ए बी सी लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहलाएंगे तुम्हारे, ए बी सी लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहलाएंगे, जब एक्स वाई जेड 0 के बराबर आए तभी लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे, अदरवाइज लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं कहलाएंगे। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, तब बात अच्छे से समझ में आएगी। जैसे ये लिखा है x, इसको मैं AXI लिख लूं, इसको मैं AYJ लिख लूं, इसको मैं AZK लिख लूं। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ था नीचे प्लस में y BXI प्लस BYJ प्लस BZK, ऐसा लिख लिया मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिख लूं, z क्या लिख लूं, यहाँ पे CXI प्लस CYJ प्लस CZK ऐसे लिख लूं। और मैं आई वाले सारे एक साथ लिख लेता हूं, विदाउट आई वाले सारे एक साथ, मतलब ऐसे लिख लेता हूं, AXX प्लस AYJ AY Y प्लस AZZ I, फिर इसी तरह से BXY। ठीक है, इन सब में देखिए क्या आ रहा है, XX आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करता हूं, यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास, सॉरी ये BXY हो जाएगा और यहाँ पे CXZ होगा, ये I आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से मैंने इसको किया तो AYX प्लस BYY प्लस CYZ ये J हो गया, प्लस यहाँ पे क्या लिख लूंगा, AZX प्लस BZY प्लस CZZ इज इक्वल टू K इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0I लिखा है, ये 0J लिखा है और ये 0K लिखा हुआ है। अब इसको उठा के लिख लेते हैं, कैसे, क्या लिख लेते हैं, AXXX ये BXY प्लस CX क्या आ जाएगा, CXZ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, CXX इज इक्वल टू 0 हो गया। यहां पे क्या हो जाएगा, AYX प्लस BYY प्लस CYZ इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, फिर क्या मैंने लिखा, AZX प्लस BZY प्लस CZZ इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे हमारे पास 3 प्लेन्स आ गए। ठीक है, 3 प्लेन आ गए हमारे, ऐसे ऐसे करके आ गए। तो आप अगर याद करें, आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 कोई लाइन लिखी हो, x प्लस वाई इज टू 0 एक नंबर लिखा हो और दूसरा नंबर लिखा हो x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 लिखा हो। ठीक, तो अगर x प्लस वाई की लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपकी ऐसी ड्रॉ होगी। ठीक, फिर x प्लस 2y की लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब इसको देखो y इज इक्वल टू माइनस एक्स हो गया और यहाँ पे क्या होगा, y इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया, माइनस का 1/2x हो गया। तो इसकी मान लीजिए कुछ ऐसी लाइन ड्रॉ, ये नहीं ऐसे, तो ये दोनों सिर्फ इसको एक दूसरे को कहां पे कट कर रहे हैं, ये दोनों सिर्फ इसको इन दोनों लाइन को सिर्फ ओरिजिन पे कट कर रहे हैं। ये दोनों लाइन एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो सिर्फ ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो और कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इसका कहने का मतलब ये है, इसका कहने का मतलब ये है कि भैया और कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो इसको हम लोग और भी तरीके से देखते थे, क्या कि भैया इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, इसका डिटर्मिनेंट 1 1 1 2, तो ये डिटरमिनेंट देखते हैं, इसका कितना मिलेगा, ये मिलेगा 2, ये मिलेगा -1, तो कितना आ जाएगा, ये 2 और -1 ये कितना आ गया हम लोग का, ये आ जाएगा 1 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो उससे पता चला कि ये दोनों लाइन, इन दोनों इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा, दे हैव ओनली वन सोल्यूशन 0,0, इसके सिवा कोई सोल्यूशन उनके पास नहीं है। लेकिन 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 बात समझिएगा, अगर मान लीजिए लाइन मेरी ऐसी बन जाए,
क्योंकि मैंने आपको बना के दिखाया ना कि ये सिर्फ एक ही जगह पे काटेंगे, 0 जगह पर 0 पर। लेकिन अगर लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 ये लिखा हुआ है, और इनको अगर मैं बनाऊं तो ये ऐसे जाएगी, और इस लाइन में हमने सिर्फ 2 मल्टीप्लाई कर दिया ना, यही लाइन, ये लाइन और यही लाइन सेम है, दोनों सेम है, तो ये लाइन इसके ऊपर से ऐसे चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन की कॉपी बन गई, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन की कॉपी बन गई। और इन दोनों के कैसे सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। चाहे देखो ऐसे देखो यार, ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स आएगा ना, और ये भी क्या आएगा, y इक्वल्स टू माइनस एक्स। दोनों लाइनें तो सेम हुई ना, दोनों लाइनें, यानी एक लाइन पहले बनाई फिर उसी के ऊपर एक और लाइन बना दी है, तो यानी दोनों लाइनें एक दूसरे को कितनी बार काट रही हैं, इनफाइनाइटली टाइम्स काट ली हैं। तो यानी अगर आप इसको देखें, इसमें आपने क्या किया, ये इसका मतलब इन दोनों लाइन के कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। कैसे होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे इन दोनों लाइन के, ठीक। और इसका अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूं तो वो डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा, वो डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो इससे हम बता सकते थे कि हमारे x और y क्या है, 0 0 ही आएंगे या फिर इनफाइनाइटली मैनी आएंगे। जब इनफाइनाइटली मैनी आते हैं तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के ऊपर क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के ऊपर क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। लेकिन अगर x और y के सोल्यूशन सिर्फ 0 0, यानी दोनों लाइनें एक दूसरे को सिर्फ एक ही जगह पे काट कर रही हैं, तो वो लीनियरली क्या है, इंडिपेंडेंट कहलाती है, ठीक। तो यानी हम लोग डिटरमिनेंट निकाल के ही पता कर सकते थे कि लीनियरली डिपेंडेंट है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमें ये वेक्टर दे रखे गए हैं, इनको हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू पता करनी है। तो हम ए एक्स क्या कर लें, बी एक्स, और क्या कर लें, सी एक्स, ए वाई बी वाई सी वाई, ए जेड बी जेड सी जेड। इसका डिटरमिनेंट निकालेगा, नॉट इक्वल टू 0 आता है तो एक्स वाई जेड सिर्फ क्या हो सकते हैं, 0 0 होंगे, उसके सिवा और कुछ नहीं हो सकते। लेकिन अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो एक्स वाई जेड के इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, यानी वो लोग लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। बात समझे आकर के, इस एग्जांपल से मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ऐसे लिखा है, लेकिन तो ये तो वेक्टर ए ऐसे लिखा हुआ है, वेक्टर ए यहां पे लिख दिया मैंने, वेक्टर बी यहां पे लिख दिया, वेक्टर सी यहां पे लिखा। आपकी इच्छा करे, आपका मन करे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आया तो एक्स वाई जेड ऑलवेज क्या आएंगे आपके, 0 0 आएंगे, ठीक है। एक्स वाई जेड ऑलवेज क्या आएंगे, 0 0 आएंगे आपके, ठीक है। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। तो जरा इसको अच्छे से फिर से लिख लेते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन कि भैया कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर बी है, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन बना के आर वेक्टर बनाना है। तो एक्स ए वेक्टर, वाई बी वेक्टर, जेड सी वेक्टर, तो क्या बन गया, लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर अगर क्या कर ले हम लोग आकर के, ए एक्स ए वाई ए जेड, अगर वेक्टर ए क्या है, ए एक्स आई है, ए वाई जे है और ए जेड के है। वेक्टर बी क्या है, बी एक्स आई है, बी वाई जे है, बी जेड के है। और वेक्टर सी क्या है, इसी तरह सी एक्स आई सी वाई जे सी जेड के है। तो बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड, ये नॉट इक्वल टू 0 आता है तो एक्स वाई जेड क्या हो जाएंगे, ये कौन से वाले, ये एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इज इक्वल टू 0। तो एक्स वाई जेड इस समय, इस कंडीशन में एक्स वाई जेड ओनली क्या होंगे, 0 0 होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस ए कॉमा बी कॉमा सी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे, ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। और अगर 0 0 आ गए, अगर 0 0 मतलब नॉट इक्वल टू 0 आ गए, एक्स वाई जेड मतलब ये इक्वल टू 0 आ गया, तो उस केस में लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएंगे, ठीक। ये हो गई हमारी लीनियर कॉम्बिनेशन की बात। अब थोड़ा रेशियो इश्यू की बात कर लेते हैं, ठीक है, रेशियो इश्यू की बात कर लेते हैं।
देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट प्रूफ करके सारी बातें बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। आप आपको मैं क्वेश्चन खाली सॉल्व करा दूं, उससे कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला मेरे भाई। आपको मैं कितने करा सकता हूं, 100, 150, 200, 500, 1000, फिर 1000 एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा जो आपको फंसा देगा, ठीक। तो कॉन्सेप्ट सीखिए और उसके बाद क्वेश्चन लगाइए, यकीन मानिए बहुत मजा आएगा मैथ्स लगाने में। लेकिन अगर आप शॉर्ट ट्रिक ढूंढेंगे कि कोई मुझको ट्रिक बता दे, तो ये जैसे जैसे लीनियर डिपेंडेंसी की थी, डिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी की बात थी, तो आप कितनी ट्रिक सीख सकते हैं, कुछ नहीं। क्वेश्चन बनाने वाला बना देगा आपके सामने इसी चीज का, लेकिन आपको उसकी डेफिनेशन अगर पीछे से पता है ना, बैकग्राउंड से, तो आप कुछ भी कर सकते हो और कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है, कि उसका मीनिंग क्या है, ठीक। क्योंकि होता क्या है कि कोई चीज बड़े में लिखी है ना, तो आप उसका मीनिंग सही समझ सकते हो, तो आप उसको छोटे में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करके वही कॉन्सेप्ट बड़े वाले में लगा लोगे, आप कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं और चीजें देखते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स डॉट प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट देखिए क्या होता है कि कोई वेक्टर अपना, ये ए वेक्टर जा रहा है और एक वेक्टर जा रहा है आपका बी वेक्टर, ये थीटा है, ठीक है। तो यार इसका इस वेक्टर पे इंपैक्ट कितना होगा वो बता करना है, मैं आकर के इस वेक्टर के इंपैक्ट तो मतलब समझ रहे हैं आप कि एक वेक्टर ऐसा आया, उसने वेक्टर ए का डायरेक्शन नहीं बदला, और जैसे मान लिया आप ऐसे जा रहे थे, आपकी कार या कोई गाड़ी ऐसे जा रही थी और ये वेक्टर इधर से आया, ये एक कार या ट्रक इधर से आया, इसने इसमें टक्कर मारी और ये ए को कोई उसका डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, बस एक ही स्पीड को बढ़ा दे रहा है, ठीक। एक स्पीड को बढ़ा देगा, 2 गुना कर देगा, 4 गुना, कितना गुना कर रहा है वो गुना हमें निकालना होता है, वही डॉट प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। तो यानी अगर मैं बी की बात करूं तो बी का कौन सा कंपोनेंट इस तरफ इफेक्ट डालेगा, इसका सिर्फ बी का बी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट इधर इफेक्ट डालेगा, ठीक है। तो इस वजह से ए डॉट बी जो आता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा आता है। तो जिस वजह से क्या होता है कि ये कहलाता है, ये एक नंबर बन जाता है, जिस वजह से इसको क्या बोला जाता है, स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्केलर प्रोडक्ट, यानी डॉट प्रोडक्ट को भी क्या बोला जाता है, स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो इसी तरह से ये लोग कहते हैं आई डॉट आई क्या होता है, ये 1 हो जाता है क्योंकि सेम डायरेक्शन में होते हैं, बट आई डॉट जे, क्योंकि भाई आई डॉट आई क्या है, ये लिखा आई डॉट आई, आई का यूनिट वेक्टर, आई का यूनिट वेक्टर उसके बीच का एंगल, फिर आई डॉट जे क्या है, आई का यूनिट वेक्टर, जे का यूनिट वेक्टर उसके बीच का एंगल, तो कितना एंगल है उसके बीच का, 90 डिग्री, तो दैट्स व्हाई इट विल बी 0। तो यानी ये इसी तरह से आई डॉट के क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो सेम वाले आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1, ठीक। फिर इसी तरह से क्या बनता है अपने पास कि ए डॉट ए, यानी सेम का करेंगे तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मिलेगा, ऐसे देखो, ऐसे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के इंटू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ये हो गया। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, दैट विल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। ये अब देखो आई वाला आई से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, बाकी किसी से करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसी तरह से ये वाला इससे हो जाएगा, इसी तरह से ये वाला इससे हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यही मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ठीक। तो ए डॉट ए क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, ओके। आगे देखते हैं और क्या हो सकता है कि अगर ए डॉट बी 0 आया है तो या तो ए परपेंडिकुलर बी होगा या फिर ए 0 वेक्टर होगा और बी 0 वेक्टर होगा, या तो ए डॉट बी क्या होगा, ए परपेंडिकुलर टू बी होगा, है ना, ए डॉट बी अगर 0 आ रहा है तो ए परपेंडिकुलर टू बी होगा या बी परपेंडिकुलर टू ए होगा, फिर या तो ए वेक्टर 0 होगा या फिर बी वेक्टर 0 होगा, तभी ये डॉट प्रोडक्ट 0 हो सकता है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतनी बात हम लोगों ने पढ़ ली। आगे देखते हैं और बातें समझते हैं। आप देखेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो एंगल निकालने का तरीका क्या आ जाएगा भाई कि ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा,
तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ठीक है, ये हो जाएगा ए डॉट बी मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। दैट विल बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन लोग क्या कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी ऑन बी। तो देखो इसको प्रोजेक्शन का फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं, कभी भी आप तुरंत बना लो, तुरंत उसको जनरेट कर लो। कैसे, देखो कैसे कि आपने ये वेक्टर लिया, ये वेक्टर है बी और ये वेक्टर है ए को बी के ऊपर गिराना है, प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, तो यानी क्या होगा, इसका बेस की तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा, दैट विल बी ए कॉस थीटा, तो अपने को कौन सा चाहिए, यही ए कॉस थीटा चाहिए, है ना, यही अपने को ए कॉस थीटा चाहिए प्रोजेक्शन के समय। ठीक है, तो ए कॉस थीटा अगर हम बात करें ए डॉट बी मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, तो अपने को क्या चाहिए, ए कॉस थीटा चाहिए, वो यहीं पड़ा रहने देते हैं, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। ठीक, इसी तरह से अगर हमसे कहता प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, क्या कहता, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए कह देता, तो हमें क्या करना होता है, ये ए वेक्टर इधर जा रहा है, ये बी वेक्टर इधर जा रहा है, बी को ए के ऊपर गिराना है, तो बी कॉस थीटा अपने को चाहिए। बी कॉस थीटा कैसे निकलता, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए। बड़ा सिंपल है यार। ठीक है, क्योंकि ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, उसी से मैंने निकाल लिया प्रोजेक्शन। क्लियर है, बहुत आसान बात है। और देखते हैं और क्या चीजें होती हैं हमारे पास। अब देखिए आगे कह रहा है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी चाहिए अलोंग वेक्टर ए चाहिए, इनको कोई दिक्कत की बात नहीं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी चाहिए अलोंग वेक्टर ए के डायरेक्शन में चाहिए आपको। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यार ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर चाहिए, ये थीटा, तो हमें क्या करना, कंपोनेंट ऑफ बी का कौन सा कंपोनेंट है जो ए के डायरेक्शन में है। ठीक, तो यार कोई भी वेक्टर जो जनरेट होता है ना, जैसे यहां से आप जा रहे हैं इस तरफ, किसी पार्क में इस तरफ दौड़ रहे हैं, ऐसे पार्क में आप किसी तरफ ऐसे दौड़ रहे हैं, ऐसे दौड़ रहे हैं। ठीक, तो आप ऐसे दौड़ रहे हैं, तो किसी समय आप इस जगह पे पहुंच जाएंगे, मान लीजिए इस जगह पहुंच जाएंगे, यहां पहुंच जाएंगे। ठीक, तो आप इस तरफ भी डिस्टेंस स्पीड से दौड़ रहे हैं, इस तरफ भी किसी स्पीड से या वेलोसिटी से दौड़ रहे हैं, आप इस तरफ भी दौड़ रहे हैं, आप खाली इसी तरफ नहीं दौड़ रहे हैं, आप दोनों तरफ दौड़ रहे हैं, तो इस तरफ का भी कोई आपका कंपोनेंट होगा, इस तरफ का। तो यानी अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर लिखूंगा तो vxi प्लस vy j लिखना पड़ेगा ना मुझे, क्या लिखना पड़ेगा, vxy प्लस vy j लिखना पड़ेगा मुझको। ठीक है, यही तो लिखूंगा मैं, वेलोसिटी वेक्टर लिखना पड़ेगा तो मुझे vxi प्लस vy j लिखना पड़ेगा। अब ये जो Vx है ना, ये तो इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड हो गया, और कह रहा कि Vx को किस वेक्टर ने डायरेक्शन प्रोवाइड करी, वो डायरेक्शन बता दो, वही बोल रहा ना। तो अगर यहां कोई वेक्टर इस तरफ कोई यूनिट वेक्टर होता, मान लीजिए ए कैप होता, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें यहां पे देखिए आई कैप है, यहां पे आई कैप, हमने एक्स एक्सिस में आई कैप यूनिट वेक्टर ले रखा है ना, तो Vx में हमने आई कैप मल्टीप्लाई कर दिया, यानी Vx एक मैग्नीट्यूड था, उस मैग्नीट्यूड में मैंने आई कैप मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे क्या पता चल गया, कौन सा वेक्टर से पता चल गया कि जो इस डायरेक्शन में। और अगर देखो, यानी मुझे पता चला कि Vx आई कैप यानी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मुझे Vx का क्या मिल गया, कंपोनेंट मिल गया, V का कंपोनेंट इन द एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मिल गया। समझिएगा, बहुत आराम समझिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई समस्या की बात नहीं। क्या कह रहा हूं मैं कि आप इधर चल रहे थे, क्या चल रहे थे, इसको और डिटेल में समझते हैं कि आपके पास आपको एक वेलोसिटी वेक्टर दे दिया गया, क्या बोल दिया गया, Vxi प्लस Vy j इज इक्वल टू वेक्टर V। ये क्या बोला जाएगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर V इन या अलोंग एक्स एक्सिस, यानी ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं अलोंग आई कैप, ये तो लिख सकते हैं ना। और आई कैप क्या है, आई कैप इज
यूनिट वेक्टर। आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। तो आपको लिखना है क्या कि आपको क्या चाहिए, यही तो है ना। तो यानी क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट है, तो यानी Vx क्या है? मैग्नीट्यूड। इस मैग्नीट्यूड में आपने क्या मल्टीप्लाई कर दिया? आई कैप मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको कौन सा मिल गया? आई कैप मिल गया। अब बात समझिएगा आकर के, आप अगर फिर इसी में जे कैप मल्टीप्लाई करते, वी वाई क्या है? वाई एक्सिस में आपका परपेंडिकुलर एक्सिस में आपका क्या है? मैग्नीट्यूड हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ये पता ही ना होता, आपको ये नहीं पता, हमें कह रहा है कि ये सिर्फ यहां पे एक वी वाई वेक्टर लिखा हुआ है, क्या लिखा है? वी वाई वेक्टर लिखा हुआ है, या कोई एक वेक्टर लिखा हुआ है, और ये क्या है? दैट इज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। हम चाहते हैं ए वेक्टर की वैल्यू बताओ, हम चाहते हैं आपसे ए वेक्टर की वैल्यू बताओ। तो आप क्या करोगे ए वेक्टर की वैल्यू निकालने के लिए? आप वी वेक्टर में से वी एक्स आई कैप माइनस कर दोगे, नहीं वी एक्स आई कैप माइनस कर दोगे। अब हम इसी थ्योरी को लेकर के सारे फॉर्मूले जनरेट कर लेते हैं, इसी थ्योरी को लेकर के सारे फॉर्मूले जनरेट कर लेते हैं, देखते हैं। तो एक बात बताइए कि यहां पे bx या b cos थीटा इज मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर अलोंग a वेक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये b cos थीटा मैग्नीट्यूड है, ठीक है, यही तो होगा, क्योंकि यहां पे आ जाएगा b cos थीटा, और b cos थीटा है, तो यानी b cos थीटा, तो यानी क्या बोलेंगे? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b अलोंग वेक्टर a, तो b cos थीटा इंटू a का यूनिट वेक्टर, इंटू a का यूनिट वेक्टर, a वेक्टर नहीं, a का यूनिट वेक्टर, क्योंकि a को भी a कैप ने डायरेक्शन प्रोवाइड कराई होगी, ठीक है। अच्छा, तो अगर मुझे b cos थीटा निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? तो ऑब्वियस सी बात है, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट b होता है, तो यानी b मॉड ऑफ b cos थीटा क्या हो जाएगा? a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a, ये तो होगा ना, ठीक। तो यानी क्या कर दूं? a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a, और यहां पे आप जानते हो क्या कि ये वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है, तो यानी मैं क्या लिख सकता हूं? a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a का स्क्वायर, मॉड ऑफ a का स्क्वायर दैट विल वेक्टर a आ जाएगा, ये तो हो जाएगा। तो यानी ये क्या आ गया? इस डायरेक्शन में कंपोनेंट मिल गया। फिर मैं चाहता हूं दूसरी बात, तो दूसरी बात क्या चाहता हूं? क्या चाहता हूं? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। क्या चाहता हूं? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए के, है ना। मतलब क्या कह रहा हूं? कंपोनेंट ऑफ बी चाहिए जो कि परपेंडिकुलर हो किसके? वेक्टर ए के, मतलब इधर वाला कंपोनेंट चाहिए। तेरा एक बात है, वेक्टर बी तो पता है और इसके डायरेक्शन में कंपोनेंट पता चल गया है, तो हम लोग क्या कर दें? वेक्टर बी में से यही वाला कंपोनेंट उठा करके हम माइनस ना कर दें, ठीक है, ये वाला हमने माइनस कर दिया, ठीक। तो हमने आपके सामने एक भी फॉर्मूला याद करी हुई बात मैंने आपके सामने नहीं लिखी है। तो आज हमने डॉट प्रोडक्ट की पूरी कहानी पढ़ ली, वेक्टर का इंट्रोडक्शन कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस आपको मैं करा दूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे वेक्टर के ऊपर। प्रीवियस के ईयर के जितने क्वेश्चन है सारे प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग वेक्टर के ऊपर। वेक्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग वेक्टर डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, वेक्टर डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, वेक्टर कैलकुलस का जो बेसिक पार्ट है, और इस तरह से 4 से 6 वीडियो के अंदर ये हमारा वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स से इसको जरूर शेयर करें, मेरी मेहनत को जाया ना जाने दें, लोगों तक इसको पहुंचाएं, और मैं चाहता हूं कि लोग इसको सीखें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।